नमस्कार बच्चों, बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम बात कर रहे हैं प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों की, जिसके अध्ययन के क्रम में हमने पिछले वीडियो में गोखले के बारे में चर्चा की थी। आज हम गोखले के राजनीतिक विचारों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। गोखले के कुछ जो उन्होंने समय समय पर अपने विचार व्यक्त किए, उनमें से राजनीतिक विचारों को हम एन्यूमरेट कर सकते हैं इस तरीके से कि पहला सबसे प्रथम जो उनका मुख्य विचार था वो उदारवादी आग्रह था। वो उदारवादी विचारकों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि तिलक को हम उग्र राष्ट्रवादी नेता के रूप में जानते हैं। तो गोखले ने ऐसे समय में अपने विचारों का प्रतिपादन किया था जब भारत में पश्चिमी उदारवाद के प्रति आकर्षण और आग्रह पनप रहा था। उदारवादी मूल्यों जैसे कि जनता की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा का आदर, विधि का शासन, नियंत्रित सरकार, समता और न्याय, इन सब में गोखले की गहरी आस्था थी। वो इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे कि ब्रिटिश शासन पद्धति में शासकों और जनता दोनों का ही दृष्टिकोण और व्यवहार इन मूल्यों से अनुप्राणित था। ब्रिटिश शासन के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था वो उसको एक दिव्य वरदान के रूप में मानते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि ब्रिटिश संपर्क के कारण भारत को लोकतांत्रिक परंपराओं और सांविधानिक संस्थाओं के कार्यकरण का अनुभव प्राप्त हुआ है। वो सांविधानिक सुधारों के माध्यम से ब्रिटिश संवैधानिक पद्धति को भारत में अपनाए जाने पर बल देते थे। उनका ये मानना था कि पूरी अच्छी तरह से जो शिक्षा है, प्रशिक्षण और जागरूकता, इनके द्वारा समय के क्रम में भारतीय लोग जो हैं वो शासन और प्रशासन दोनों का स्वयं संचालन करने में समर्थ हो जाएंगे। ब्रिटिश लोगों की न्यायप्रियता में उनकी आस्था थी और उनका ये मानना था कि अंग्रेज़ जो हैं वो भारत के शासन को एक ट्रस्ट के रूप में संचालित कर रहे हैं। एक स्थान पर उन्होंने लिखा, इस शासन का उद्देश्य इंग्लैंड का लाभ नहीं अपितु भारत का नैतिक और भौतिक कल्याण था। अंग्रेज़ भारत में एक शासक जाति नहीं बनना चाहते थे। लेकिन ये विचारों से बहुत लोग हो सकता है कि सहमत न भी हों, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो भी अत्याचार था, जो भी उनका जुल्म था, वो सारा हम इतिहास में और जितना भी हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो भी लिटरेचर है, जो भी चीज़ें हैं, उनमें हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन उस समय पर जो परिस्थितियां थी उनके अनुसार गोखले के इस प्रकार के विचार रहे। नौकरशाही की जो अधिकारवादी प्रवृत्ति थी उसका उन्होंने विरोध किया। वो ब्रिटिश नौकरशाही की जो उनका ये मानना था कि ब्रिटिश सरकार भारतीय हितों की उपेक्षा करके साम्राज्यवादी हितों का प्रोत्साहन कर रही है और भारत के आर्थिक संसाधन जो हैं वो ब्रिटेन की तरफ बह करके जो जा रहे हैं, उसके लिए नौकरशाही ही व्यापक रूप से उत्तरदायी है। उनका यह भी विचार था कि ब्रिटिश लोग जो हैं वो भारत के आंदोलन और इन सब चीज़ों में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वो इस सत्ता की वैधता को चुनौती नहीं देना चाहते थे। व्यवहार में गोखले ने ब्रिटिश सरकार के प्रति आंदोलन की जो शैली अपनाई थी उसमें आग्रह, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल, विचार विमर्श और रचनात्मक आंदोलन, ये सारी चीज़ें सम्मिलित थीं। आंदोलन के साधनों की संवैधानिकता के प्रति गोखले का आग्रह जो था वो नैतिक रूप से उसको करना चाहते थे। वो विरोधी को हराने में नहीं अपितु उसको जीतने में विश्वास रखते थे। इसके पश्चात स्वदेशी का समर्थन, लेकिन जैसे कि स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये तीन जो हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट टूल्स थे तिलक के जो भी उन्होंने अपना योगदान दिया। तो यहाँ पर गोखले स्वदेशी का समर्थन तो करते हैं, लेकिन बहिष्कार को वो एक अतिवादी साधन मानते थे। उनका ये मानना था कि मातृभूमि के प्रति समर्पण, जो कि स्वदेशी की भावना में पूर्ण अंतर्व्याप्त है, वहीं पर जो बहिष्कार है वो एक नेगेटिविटी लेकर के आता है। स्वदेशी की तो बात उन्होंने की, लेकिन अंतिम अस्त्र के रूप में गोखले बहिष्कार से सहमत नहीं थे, चाहे वो थ्योरेटिकल रूप में ही क्यों ना हो। व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन किया।
गोखले मानते थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो दोनों ही बहुत अधिक ज़रूरी है। साधनों की पवित्रता और राजनीति के आध्यात्मिकरण की उन्होंने बात की। जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं और सार्वजनिक जीवन था उसमें साधनों की पवित्रता में वो विश्वास करते थे। तो गांधी ने साधनों की पवित्रता की जो बात है वो गोखले से ही ग्रहण की है। गोखले को वो गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सांप्रदायिक सद्भावना में आस्था थी उनकी बहुत अधिक। जो भी उनका ये मानना था कि भारत के जो भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्य हैं उनको तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भारत में विभिन्न पंथ के लोग जो रहते हैं वो आपस में परस्पर एकता और सहयोग सद्भावना की दृष्टि से निवास करें। तो ऐसी स्थिति में ये जो हमने समझे ये भारत उनके गोखले के जो हैं राजनीतिक विचार थे। अब गोखले के आर्थिक विचारों के बारे में शॉर्ट में हम समझने का प्रयास करते हैं। गोखले ने आर्थिक विचारों को जो व्यक्त किया समय समय पर, वो आर्थिक दृष्टिकोण उनका आर्थिक विचारधाराओं के पूर्वाग्रह से नहीं बल्कि भारत की जो उस समय की वास्तविक आर्थिक परिस्थितियां थी उनसे प्रभावित था। वो दादा भाई नौरोजी, राणा डे, जीवी जोशी, रोमेश दत्त इन जैसे जो उस वक्त के प्रमुख अर्थशास्त्री थे उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण भारत से आर्थिक संसाधनों का ब्रिटेन की ओर बहुत अधिक बहाव हो गया है जिसको कि रोके जाने की आवश्यकता है। तो कुछ उन्होंने अपने बातें कही आर्थिक विचारों को व्यक्त करते समय, जैसे कि भारत के सैनिक व्यय में कमी का आग्रह उन्होंने किया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में सैनिक विषयों पर बहुत अधिक व्यय किया जा रहा है जिससे कि जो भार जो है वो भारत की जनता को वहन करना पड़ रहा है। तो उनका ये आग्रह था कि भारत की सेना का उपयोग वास्तविक आक्रमण या युद्ध की स्थितियों को छोड़ करके भारत की सीमाओं से बाहर नहीं किया जाए। जनता पर जो करों का बोझ था उसको कम करने का उन्होंने आग्रह किया। उनका ये मानना था कि कर व्यवस्था उनका ये मानना था कि जनता पर जो करों का आवश्यकता से अधिक भार डाला जा रहा है। तो पहले ही भारतीय जनता उस समय पर बहुत अधिक गरीबी, विपन्नता और दरिद्रता से जूझ रही थी और उसमें और ज़्यादा उनको राहत देने की बजाय यदि उनमें व्यय और ज़्यादा व्यय बढ़ा दिया जाएगा, सरकारी तंत्र और सेना को चलाने में जो व्यय हो रहा है उसका कर का भार भी इन पे भारतीय जनता पे डाल दिया जाएगा, तो ये बहुत ही गलत बात है। उनका जो सरकार की राजस्व नीति थी उसका उन्होंने बहुत अधिक आलोचना की और उनका ये मानना था कि केवल दक्षता नहीं बल्कि भारतीय वायसरॉय की स्लेट पर साहसिक और उदार राजनेतृत्व लिख दिया जाना चाहिए। ये उन्होंने लॉर्ड कर्जन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में एडवाइस किया। मुक्त व्यापार की नीति के प्रति उनका संशय था कि मुक्त व्यापार ये नीति जो है वो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है भारत की परिस्थितियों को देखते हुए, तो इसके फेवर में वो नहीं थे। गोखले की मान्यता थी कि यदि सरकार भारत में औद्योगिकरण के लिए वातावरण बनाए और पूंजी, कौशल, तकनीक के विकास को प्रोत्साहन दे तो ज़्यादा अधिक तरक्की हो सकती है भारत में आर्थिक परिप्रेक्ष्य में। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति भी चिंता का उन्होंने व्यक्त किया कि ग्रामीणों को अपने कृषि और दूसरी आवश्यकताओं के लिए महाजनों से या दूसरे लोगों से, सामंतों से व्यय का ऋण लेना पड़ता है, जिसके लिए उनका ये मानना था कि कृषकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था की जानी चाहिए। भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का वो विरोध करते थे। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश सरकार का जो मंतव्य है वो भारत में औद्योगिक विकास के मार्ग को खोलना नहीं है बल्कि अपनी जो पकड़ है वो भारत के प्रशासन पर मजबूत हो सके, इसके कारण वो इस रेलवे के विस्तार को प्राथमिकता दे रहे हैं। और कहीं बहुत हद तक ये बात सही भी थी कि उन्होंने ये जो कुछ रेलवे का पूरा विस्तार किया, डाक और तार ये जो सब शुरू किया, ये खुद के अंग्रेज़ों की खुद की व्यवस्था के लिए, खुद की सुविधा के लिए ज़्यादा था। शिक्षा संबंधी भी उन्होंने कुछ विचार व्यक्त किए, जैसे कि अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। तकनीकी शिक्षा की उन्होंने बात की। उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की भी उन्होंने बात की। तो इस प्रकार से
हमने प्रमुख रूप से जो कुछ भी उन्होंने गोखले ने आर्थिक विचार व्यक्त किए, उनका जो राजनीतिक वसीयतनामा है उनके बारे में हमने समझा पिछले वीडियोस में। और राजनीतिक विचार, ये अपने आर्थिक विचार, शिक्षा पर उनके जो विचार थे उनको हमने समझा। तो आपका ये किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, 2-3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें, वो जो कि प्रमुख रूप से पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, गोखले के आर्थिक विचार और गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा। राजनीतिक विचार भी पूछे जाते हैं, उसमें सारे तरह के जितने भी विचार हैं जो अभी हमने बात की उन सब का वर्णन करना आवश्यक होगा। ये सारा चीज़ आप इस परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करें। थैंक यू।